हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत पठार पढ़ेंगे और यहां पर हम देखेंगे जो हमारे पठार और प्रायद्वीपीय पठार, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में पठार जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चाहे वो बघेलखंड का पठार हो, बुंदेलखंड का पठार हो, तमिलनाडु का पठार, मालवा का पठार, जो जितने भी 6-7 पठार है इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सब यहाँ पर इसकी रिवीजन करेंगे कि पठार क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिकली यहाँ पर बता दूं कि पठार होता कैसा और किसे पठार कहेंगे। तो देखें कि जो कुछ इस तरह की संरचना, जैसे कि ये ऊंचाई है और इस तरीके की संरचना जो है, फिर ये इस तरह है। ठीक है, ये क्या है? तो इसे हम कहेंगे ये पठार। ठीक है, ये क्या है? ये पठार है। ठीक है, ये क्या है? पठार। अब पर्वत कैसे किसे कहेंगे? तो पर्वत की संरचना कुछ ऐसी होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये पर्वत है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ जो पर्वत है वो एकदम से ऊंचाई होती है उसमें, और जो है ये एकदम यहाँ पर देखिए, ये ऊंचाई ये चढ़ती हुई तीखा एकदम से ढाल है। लेकिन जो पठार होता है ना, वो उस पर एकदम से ये एकदम से मतलब चढ़ाई नहीं होती, ना ही एकदम से ढाल होता है, धीरे धीरे। और इस पठार के ऊपर आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको मैदान भी मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर समतल, मतलब कुछ पठार ऐसे हैं जहाँ पर छोटे छोटे समतल मैदान भी पाए जाते हैं। लेकिन पहाड़ों पर आपको इस तरीके के मैदान देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पठार, ये पठार और ये आपका पर्वत में अंतर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से होता है। तो आज हम लोग पूछे कि हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, लेकिन जो मालवा का पठार क्या है? वो एक पठार है। बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, तमिलनाडु का पठार है। तो ये सब क्या है? ये पठार है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पठार क्या होते हैं। तो यही बस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग कि पठार क्या होते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पर दिया गया है 6393350769 आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या आज का सिस्टम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पठार क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा है, वह जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो जाता है। जिसने बताया था ना कि चौड़ा कैसा? सपाट, यानी कि वहां पर आपको छोटे छोटे मैदान भी मिल सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से बताता हूँ आपको। ये से है ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे मैदान भी मतलब मिल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप पर्वत की बात करें तो फिर यहाँ पर पर्वत पर आपको मैदान नहीं मिलेंगे, इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पर मैदान की संभावना ही है, क्योंकि एकदम से यहाँ पर चढ़ाई होती है, एकदम से यहाँ पर ढलान होता है, तो मैदान नहीं बन सकते। लेकिन पठार पर छोटे छोटे मैदान आपके बन सकते हैं। तो यही पठार कहलाता है, जिसका ऊपरी भाग सपाट हो जाता है और चौड़ा होता है, जबकि पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? यह है प्राचीन गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है। जो हमारा भारत पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड तो प्लेटें थी। तो जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा है, जो दक्षिण भारत वाला जिसको हम कहेंगे हिस्सा, प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार वो कैसा है? त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा ये भौतिक प्रदेश है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा पर स्थित है। जैसे अरावली हो गया, ये सब जो है आपके, जैसे अरावली आपकी राजस्थान में है, शिलांग आपकी मेघालय में है। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्योंकि जो भी ये बेसिन है, चाहे गोदावरी हो, महानदी हो,
सोन नदी का बेसन है, यहाँ पर दामोदर नदी का बेसन है, यहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये दक्कन ट्रैप आपके साउथ में, ऐसे आपका कर्नाटक का क्षेत्र है या महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर पाए जाते हैं दक्कन ट्रैप। वो आपने जो ज्योग्राफी वाली हमारी क्लास, उसमें आप देख सकते हैं दक्कन ट्रैप क्या होते हैं, उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम के साथ, उसको आप देख सकते हैं। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। जो दक्कन के पठार हैं उन पर जो बेसाल्ट निर्मित लावा सेल है उनका निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतम भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को, जो मध्य उच्च भूमि है उसका जो पूर्वी विस्तार, तो कौन सा पठार आ गया? बुंदेलखंड का पठार तथा बघेलखंड, यानी जो दो क्षेत्र हमारे हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, इनको जाना जाए। जो हमारी मध्य उच्च भूमि है, जो प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि है, तो उसका जो पूर्वी विस्तार हुआ है तो दो क्षेत्र हमारे बन जाते हैं, एक तो बुंदेलखंड और दूसरा बघेलखंड। ठीक है, ये भी एक पठार पर ही बसे हुए हैं। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल, परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि तथा पेरुलिया जिले तक फैला हुआ है। जो छोटा नागपुर पठार है बेसिकली वो आपका जो झारखंड के जो इतने जिले बताए गए हैं इन सब में इसका विस्तार हुआ है। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। अग्रगंभीर का मतलब होता है मतलब कि आगे की तरफ निकला हुआ, ये कहें कि आगे की तरफ थोड़ा सा नुकीला, इससे ना कुछ आपको देखिए डायग्राम बना के दिखाते हैं। अगर कहा जाए इस तरीके से, ये देखिए इसने मान लो ये कोई यहाँ पर ये कोई पहाड़ है या मतलब कुछ भी है, ठीक है, और मतलब अगर इसका भाग इस तरीके से आगे को निकला हुआ है इस तरीके, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? अग्रगंभीर, यानी कि आगे की ओर निकला हुआ या आगे की ओर नुकीला, तो ये चीज जो है अग्रगंभीर कही जाती है। आगे देखते हैं। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो दक्कन ट्रैप की काली मृदा है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो जो बेसाल्ट लावा है जो ज्वालामुखी से निकला था, तो उसके द्वारा दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ, जो उसमें काली मृदा पाई जाती है, इसी से लावा से बनी हुई है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दो जिले हैं, कोरापुट और कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में फैला हुआ। जो दंडकारण्य क्षेत्र हमारा, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में फैला हुआ है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग हैं। जो मिजो हिल्स, मिजो पहाड़ियाँ हैं वो जो कि हमारी मिजोरम में पाई जाती हैं, तो जो भुवन, वहाँ पर छोटी और पहाड़ी जिनका नाम भुवन पहाड़ियाँ, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भुवन पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं या किसका भाग है। तो जो भुवन पहाड़ियाँ हैं वो मिजो पहाड़ियों का ही भाग है। और अगर ये देखा जाए तो चाहे वो मिजो हिल्स हों या भुवन पहाड़ियाँ हों, ये सभी पूर्वोत्तर हिमालय का ही अंग है। जो हिमालय का विस्तार पूरब की ओर हुआ है, पूर्वोत्तर की ओर हुआ है, तो उसी हिमालय के अंग के रूप में इनको काउंट किया जाता है, चाहे वो मिजो पहाड़ियाँ हों या फिर वो भुवन पहाड़ियाँ हों। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से अलग हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेघालय का पठार ऐसे इन नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि मेघालय पठार को और किन नामों से जाना जाता है, तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस का भी, आरओ का भी और लोअर पीसीएस का भी, कि मेघालय पठार में कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, यानी कि जो छोटा नागपुर का पठार है इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर पठार को। दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है।
संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी ही है। जो दिल्ली रिज है, जो दिल्ली का जो दिल्ली अगर बसा हुआ है, और कहा जाए कि दिल्ली जो है किस श्रेणी पर बसा हुआ है, तो आप कहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी पर। जो दिल्ली की जो भूमि है, दिल्ली जिस पहाड़ी पर है, वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, तो उसी पर दिल्ली बसा हुआ है। और ये अरावली जो पर्वत श्रेणी है, ये विश्व की, संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है। विंध्य श्रेणी तथा नर्मदा व तापी नदियों की भ्रंश घाटियां प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती हैं। जो हमारी विंध्य यानी विंध्य पर्वत श्रेणी है, और जो नर्मदा और नदियों की जो भ्रंश घाटियां हैं, तो ये क्या करती हैं, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको दो असमान भागों में बांट देती हैं, यानी कि एक दक्षिण साइड और एक उत्तर साइड। क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहाड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपका ये जो भारत का नक्शा है इस तरीके का, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके, ठीक है। तो जो ये वाला हमारा भाग है यहाँ पर, ये ना प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो यहाँ पर जैसे कि देखा जाए तो विंध्य श्रेणी आपकी इधर पड़ जाती है, ठीक है। ये विंध्य श्रेणी है एमपी और राजस्थान में, ठीक है। और जो आपकी नर्मदा तापी नदियाँ वो यहाँ पर बहती हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्या किया है ना, तो इसको प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांट दिया, ठीक है। ये वाला भाग हो गया इधर का, और आपका ये इधर का भाग हो गया, ठीक। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, तो इन घाटियों ने क्या किया, इसको दो असमान भागों में बांट दिया है। तो उससे क्या हुआ है ये देख लेते हैं, और किन असमान भागों में बांटा है प्रायद्वीपीय पठार को। एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि, और दूसरा है दक्कन का पठार, यानी जो दक्षिण साइड का है उसे कह दिया दक्कन का पठार, और जो उत्तर साइड का है वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या आता है और दक्कन के पठार में क्या क्या आता है, ये आप लोग सामने देख सकते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली श्रेणियाँ, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बंघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार, ये सब मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। जबकि दक्कन के पठार के अंतर्गत सतपुरा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, तेलंगाना पठार, दंडकारण्य का पठार, तमिलनाडु का पठार और पश्चिमी घाट, ये दक्कन पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो विंध्य श्रेणी है और जो नर्मदा तापी नदियों की भ्रंश घाटी हैं, इन सब ने मिल करके क्या किया है कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार था उसको दो भागों में बांट दिया है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन के पठार में। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत ये आएंगे सब पहाड़ियाँ पठार श्रेणियाँ, और दक्कन के पठार के अंतर्गत ये सब आएंगे। आगे देखते हैं, मालवा के पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं। उर्मिल मैदान वो होते हैं एक तरह से उनको कहेंगे समप्राय मैदान, है क्या मतलब समतल मैदान। तो जो मालवा का पठार बेसिकली महाराष्ट्र और एमपी में फैला हुआ है, तो वहाँ पर मतलब कुछ ऐसे मैदान हैं मतलब पठार के ऊपर जो समतल है, एकदम से समप्राय हैं, तो उन्हीं को उर्मिल मैदान कहा जाता है। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यह भारत का सर्वाधिक गली अपरदित क्षेत्र है। जो आप बीहड़ के चंबल साइड में जो देखते हैं, मतलब कि बड़ा बड़ा एकदम से नदियों ने अपर्दन कर दिया, नालियाँ जैसा बना दी हैं, खड्ड जैसा बना दिया है। तो ये सब क्या है, जो पठार का उत्तरी भाग है, तो वहीं पर जो चंबल नदियाँ और उसकी जो कुछ और भी सहायक नदियाँ बहती हैं, तो उन्होंने जो है बहुत ही भयंकर गड्ढे टाइप के बना दिए हैं, नालियाँ बना दी हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जाता है कि अक्सर कि जो है किस नदी की वजह से हुआ है, तो मतलब वो आपका चंबल नदी है इम्पोर्टेंट, और बाकी उसकी सहायक नदियाँ भी ऐसा करती हैं। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नोकरेक है। ये बहुत पूछा जाता है कि मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वो आपका नोकरेक है। ये आप पठार देख सकते हैं, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ पर देखिए लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ लास्ट में, ये आप देख सकते हैं आपका ये बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर है। ये आपका मेघालय का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, बघेलखंड का पठार है, मालवा का पठार ये है आपका, कच्छ का पठार ये है, दक्कन का पठार ये है, तेलंगाना पठार, और ये आपका कर्नाटक का पठार है। ठीक है, तो इतने पठार हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपको बता दिए गए हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी और चीज़ें हैं वो हमारे आप वीडियो में देख सकते हैं। जो और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था, तो वहाँ पर पूरा
ये पठार पर्वत मैंने एकदम बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे, सारे अलग अलग एकदम से। बाकी नोट्स में तो सब कुछ दिया हुआ है, ये आप लोग जो नोट्स पढ़ रहे हैं नोट्स में सारे पठारों को विभाजित किया गया है, पूरा सब कुछ दर्शाया गया है, नक्शे में बताया गया, मैप में बताया गया है। तो नोट्स में आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। जिन लोगों ने नहीं लिया तो वो आप लोग जो है इस नंबर पर जा करके संपर्क कर सकते हैं, उनको आप नोट्स मिल जाएगा 6393350769 पर, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने पठार खत्म कर दिया है। जल्दी जल्दी ऐसे हम लोग बहुत ही क्विक रिवीजन करके जल्दी से पूरा जीएस, सारे सब्जेक्ट जल्दी से जीएस के खत्म करने हैं, फिर जीएस के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, उसकी आपको रिवीजन करनी है। करंट की सीरीज चल ही रही, वो आपको लगातार मिल रही है। यूपी स्पेशल भी आपको हम पूरा सीरीज के माध्यम से करा देंगे। तो मतलब कुल मिला के हमारा बस मकसद है कि 5 दिसंबर की पूरी तैयारी, फुल तैयारी चल रही है, और बस इस तैयारी में आपको सहभागिता दिखानी है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी तैयारी करनी है, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, चाहे कुछ भी हो जाए, 5 दिसंबर वाला एग्जाम इस बार खाली नहीं जाएगा, और सभी लोगों का 100% प्री होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग अपने आप से वादा करिए, हमसे भी वादा करिए कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी हमको पढ़ना पड़े, कितनी भी रात दिन हमको मेहनत करनी पड़े, लेकिन एग्जाम निकाल के दिखाएंगे। ये अपने आप से वादा करिए, अपने माता पिता से, अपने घर वालों से वादा करिए, हमसे वादा करिए कि कुछ भी हो जाए, चाहे रात को कम सोना पड़े, खाना कम खाना पड़े, लेकिन ये जो 2-2.5 महीने बचे हुए ना, एकदम से जी जान से कुछ भी सब कुछ लगा देंगे, अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे, ठीक है। अपने करियर को बनाने के लिए और अधिकारी बनने के लिए सब कुछ हम जो है लगा सकते हैं, ठीक है, तभी कुछ हासिल होगा, ठीक है। बाकी तो अगर आपने जरा भी लापरवाही की तो बस आपके सामने वाला बंदा, बगल वाला बंदा बाजी मार ले जाएगा, आप एकदम बस ऐसे ही देखते रह जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।